दोस्तों, दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में हर पल नई अपडेट आ रही है। इस धमाके में अभी तक 13 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। भगवान न करे, लेकिन हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो ये आंकड़े और भी बढ़ जाएं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद से देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जांच में पता चला कि कार में अमोनियम नाइट्रेट जैसे हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन हर बीतते घंटे के साथ ही इस इंसिडेंट को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। हम इस वीडियो में सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिनकी पुष्टि एजेंसियों और पुलिस प्रशासन द्वारा कर दी गई है। वहीं एक बार फिर यह साबित हो गया है कि हमारे देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए हम सबको हर बार कामयाब होना पड़ेगा, लेकिन उनको सिर्फ एक बार कामयाब होना होगा। स्थिति बता रही है कि ये धमाका बड़ा था। हम एम्बुलेंस वाले हैं। हमारे बीट इंचार्ज ने कहा कि ऐसा है, लाल किले पे एक ब्लास्ट हो गया, आप गाड़ी लेके पहुंच जाओ। देखिए, ब्लास्ट के फौरन बाद तुरंत जो आसपास का इलाका था उस पर इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि पूरे इलाके में एकदम से कहें कि जो लोग वहां पर खड़े हुए थे, जो लोग चल रहे थे, उनके चीथड़े उड़ गए। The blast, which has resulted in the death of so many over here in the Red Fort area after 6:30 p.m. last night, is now officially called a terrorist incident. दोस्तों, इस वीडियो के बनने तक जो भी अपडेट्स आई हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो i20 कार थी, हरियाणा नंबर था, ओनर को हिरासत में लिया गया है। इनिशियल ऑब्जर्वेशन ये है कि एक फिदाइन हमला हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध व्यक्ति की कुछ तस्वीरें और गाड़ी के पार्क होने का टाइम भी सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स इसको फरीदाबाद जम्मू कश्मीर से जुड़े मॉड्यूल से जोड़ रही हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल की खबरों के में ये संभावना जताई गई है कि ये लोन वुल्फ नहीं बल्कि किसी मॉड्यूल से प्रेरित हमला हो सकता है। इस घटना से ठीक 24 घंटे पहले गुजरात एटीएस ने 3 ऐसे आतंकियों को भी गिरफ्तार किया जिनके पास से केमिकल वेपन, AK-47 कारतूस और कई सारे हथियार पकड़े गए। इन तीनों आतंकियों का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद सहित बड़े हिस्सों में बड़े आतंकी हमले करना था। एटीएस को इनके पास से कई पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और राइसिन जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लगभग 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। इन लोगों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर से संपर्क में रहकर हथियार ड्रोन्स के जरिए भारत में मंगवाए। अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के सेंसिटिव इलाकों में रेकी करके खुफिया जानकारी और फोटो खींचकर रखी थी। जांच में पता चला कि इनका मकसद राइसिन जैसे विषैले पदार्थ की मदद से एक केमिकल आतंकी हमला करना था। अब ये जहर ऐसा है जिसको कोई स्मेल, टेस्ट या रंग दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी इंसान के शरीर में जाते ही ये 3 दिन के अंदर उसकी जान ले लेता है और इसका कोई इलाज भी नहीं होता। इन तीनों का नाम डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान है। मोइनुद्दीन हैदराबाद, सुलेमान शेख शामली और सुहेल खान लखीमपुर खीरी से था। अहमद मोइनुद्दीन सैयद इस साजिश का प्राइम सस्पेक्ट है जिसने राइसिन जैसे खतरनाक केमिकल की जानकारी रखने के चलते ये हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन इस मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद से खुफिया एजेंसीज और ज्यादा हाई अलर्ट पर थी और ठीक उसी दिन खबर पुलवामा से भी आई। उसी खबर के तार दिल्ली में हुए धमाके से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर नबी का नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि उमर जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था जिसके कई सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए गए थे। उमर के साथी तारिक ने उस कार को उमर को दी थी। इस हमले के पीछे जम्मू कश्मीर के आतंकी नेटवर्क और फरीदाबाद के छापों का भी हाथ है। फरीदाबाद में 29 किलो विस्फोटक बरामद हुआ जो देश में बड़ी तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। अब क्योंकि ये पकड़े गए तो पैनिक में चले गए और लाल किले पर इन्होंने जल्दबाजी में ब्लास्ट कर दिया। उमर नबी जो धमाके का सस्पेक्ट है वो कश्मीर के पुलवामा का रेजिडेंट है। अब जांच चल रही है कि वो डॉक्टर बनने के बाद फिदाइन हमलावर कैसे बन गया। साथ ही एक महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो हथियारों को एक कार से ले जा रही थी। शाहीन के लखनऊ कनेक्शन की भी जांच चल रही है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, क्या इस हमले से पहले सरकार और खुफिया एजेंसियों के पास कोई ऐसी खबर थी जिसके बाद से हमने देश के अंदर कई सारे बदलाव देखे थे? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देश के अंदर लगातार SIR से बांग्लादेश घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। इसके साथ ही इलाके के इलाके इन लोगों से खाली कराए जा रहे हैं। ये इस लेवल पर चल रहा है जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। वहीं पूर्वांचल भारत और नॉर्थ ईस्ट से लगातार नक्सलवाद के खिलाफ भी ऑपरेशन चल रहे थे। अगर आप ध्यान दें तो सब कुछ एक प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। अब सरकार ये बताए या ना, या कभी हमें ये पता भी ना चले, लेकिन पुलवामा हमले के बाद से ही सरकार और एजेंसीज पूरे देश में एक मिशन मोड में चल रही थी। क्या खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी कोई जानकारी स्पष्ट थी कि पाकिस्तान इस मामले में कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 24 घंटों में पकड़े गए इस बड़े मॉड्यूल के बाद से ही आतंकी और उनके हैंडलर पैनिक मोड में थे। इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया जो स्लीपर सेल की तरह इस देश में काम कर रहा था। अब उस नेटवर्क के तार NIA और बाकी एजेंसियां जोड़ रही हैं। लेकिन यह पक्का है कि जितना बड़ा इंसिडेंट आपने दिल्ली में देखा वो उस प्लानिंग के सामने कुछ भी नहीं था जो इन आतंकियों ने करके रखी थी। पर दोस्तों, ये ब्लास्ट कई सारे सवाल खड़े करता है हम सबके सामने। पहला सवाल, 5 डॉक्टर्स इसमें पकड़े गए। डॉक्टर्स, कहा जाता है कि पढ़ लिख कर इंसान समझदार बनता है, कट्टर नहीं बनता। तो क्या माना जाए, कट्टरता का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है? बताइए।
दूसरा सवाल, दुनिया इस बात पर हंसती है कि हमारा देश जिन आतंकी सांपों के जहर से बार बार घायल होता है, हमारे ही देश का एक वर्ग उठकर उनके जनाजे में भी चला जाता है और लॉजिक ये दिया जाता है कि भाई मरने के बाद उस इंसान को पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाए जाने का हक है। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि उसने जितनी मासूम जिंदगियों को मारा है, उनके जीने के अधिकार के बारे में कौन बात करेगा। तो टेररिस्ट के मरने के बाद उनकी लाशों के साथ खड़े होने वाले को क्या कहा जाए, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, सोशल मीडिया पर ये लिखने वालों से जो ये लिख रहे हैं कि शहर में तनाव है, पता करो क्या चुनाव है। ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मतलब कितने जाहिल लोग हैं जो ब्लास्ट को चुनाव से जोड़ रहे हैं। साथ ही कई लोग एजेंसीज पे भी सवाल उठा रहे हैं, अजय डोवाल के बारे में लिख रहे हैं। मैं पुलिस और जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया जाए, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनकी जानकारी जमा करके रखी जाए। जो भी इस हमले से या तो खुश हो रहे हैं, स्माइलीज भेज रहे हैं, फोर्सेस और एजेंसीज को गाली दे रहे हैं, इन सब की जांच और हिसाब दोनों होना जरूरी। इसलिए मैं एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब के पोस्ट का स्क्रीनशॉट आप लोग जमा करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुलते हैं। मैं कहता हूं गवर्नमेंट से सवाल पूछो, उनको ताने मारना है जितने मारो, गालियां देनी है उतनी दो, उनसे इस्तीफे मांगने गवर्नमेंट से मांगो। लेकिन जब देश में एक आम नागरिक मरता है तो आपसे ज्यादा दुख एजेंसी के उस इंसान को होता है जो नागरिकों को बचाने के लिए ऐसे हजार ब्लास्ट, ऐसे हजार हमले नाकाम करवाता है। लेकिन 9,999 हमले नाकाम होते हैं, एक हमला फिर भी हो जाता है। और जैसे ये एक हमला हो जाता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये लिख देते हैं कि ये एजेंसी वाले कर क्या रहे थे। सच कहें तो ऐसे लोगों के क्रेडिट देने से न देने से इनको फर्क भी नहीं पड़ता। अक्षय कुमार की बेबी फिल्म में एक सीन है जब मिनिस्टर साहब डैनी से पूछते हैं कि आर वी डूइंग इनफ फॉर आवर मेन, क्या हम अपनी एजेंसी के लोगों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। तो डैनी का जवाब आता है, कहां सर, बट द फैक्ट इज दे डोंट इवन केयर, यानी उनको फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाले इन ग्रोसरी वालों से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, एजेंसी और सेना के लोग देश के होते हैं, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए होते हैं। इसलिए उनको बोलने से पहले 100 बार सोचें, और अगर फिर भी आपको हगना ही है तो सोशल मीडिया पे टट्टी ना करें, उसके लिए शौचालय जाएं। दोस्तों, हमारी सुरक्षा एजेंसीज का जॉब इतना थैंकलेस जॉब है जिसका रिकग्निशन भी उन्हें नहीं मिलता। हमारे देश के अंदर बीतता हुआ हर शांति भरा दिन इन्हीं लोगों के त्याग और डेडिकेशन की वजह से संभव हो पाता है। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे ऐसे कामों को अंजाम देती हैं जिसकी तारीफ शायद कभी उतनी हो ही नहीं सकती जितनी होनी चाहिए। आप ही देखिए पिछले कुछ दिनों में कितने हमले नाकाम हुए। ये लोग जो हर रोज हमारे देश की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिन रात डेडिकेटेड रहते हैं, उनका काम बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है अपना नाम छिपाना और गुमनामी में रहना। उनके किए गए कामों को जब हम किसी वेब सीरीज में देखते हैं, किसी फिल्म में देखते हैं, तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि देखिए कोई श्रीकांत अपनी IT जॉब में लगा हुआ है पर फिर भी एक खुफिया काम कर रहा है। इनमें से कई ऑपरेशंस इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनकी डिटेल्स कभी सार्वजनिक पब्लिक नहीं की जाती, जिससे उनकी मेहनत और जोखिम के बावजूद एजेंसी के लोगों को, आम जनता से वो तारीफें नहीं मिलती, वो क्रेडिट नहीं मिलता। पर जैसा कि मैंने कहा, दे डोंट इवन केयर। पर हम तो केयर कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको भला बुरा ना कहकर, साथ ही उनकी आंख नाक और कान बनकर, क्योंकि इस ब्लास्ट से जुड़े अभी और कई एंगल्स और भी कई पहलुओं की जांच हो रही है, चेक किया जा रहा है। कई और ऐसे नाम सामने आएंगे जिनसे देश दुखी भी होगा, लेकिन साथ ही देश को ऐसे लोगों से लड़ना भी है, उनको पहचानना भी है कि कहीं वो हमारे ही बीच डॉक्टर, कंपाउंडर, इंजीनियर बनकर तो नहीं घूम रहा इंसान। आप भी सतर्क रहें और ऐसे किसी भी आदमी या औरत पे अगर आपको शक हो तो तुरंत रिपोर्ट करें, कंप्लेंट करें। और याद रखें कि इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई सीन नहीं होता दोस्तों। इनफैक्ट जो जहर होता है ना, वो पढ़े लिखे लोगों को और ज्यादा जहरीला और खतरनाक बनाता है। इस जहर को पहचानिए, अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।